हेलो स्टूडेंट्स, शो चेष्टा यूट्यूब चैनल के एक नए अंक को लेकर मैं डॉक्टर जेपी शर्मा एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर का जो विषय है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय के द्वारा आपको एक शोध निदेशक दिए जाते हैं, जिनके निर्देशन में आप एक शोध का विषय चयन करते हैं और शोध के विषय को या शोध के शीर्षक को पंजीकरण करने के लिए रिसर्च रजिस्ट्रेशन कमेटी के सम्मुख एक आप प्रारूप तैयार करके डिफेंड करते हैं। ये प्रारूप जो है इसे सिनॉप्सिस भी कहते हैं, इसे शोध अभिकल्प भी कहते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है एक शोधार्थी के लिए कि किस प्रकार अपने शोध के प्रारूप को तैयार करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, किस तरीके से एक इफेक्टिव तरीके से वह शोध प्रारूप के अंतर्गत जो बातें लिखी जानी चाहिए, जो उससे अपेक्षाएं हैं, उनको कैसे पूरा करें। इसी गंभीर विषय पर आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और सबसे पहले जो पहला बिंदु है शोध प्रारूप को तैयार करते समय, वह है आपके द्वारा मुख्य पृष्ठ बनाने का काम। सबसे ऊपर टॉप पर आप शोध के विषय का शीर्षक टाइप कराएंगे, फिर पीएचडी की उपाधि हेतु विषय, फिर विश्वविद्यालय का नाम, लोगो, वर्ष और शोध निदेशक का नाम बाईं ओर और शोधार्थी का नाम दाईं ओर, और नीचे के हिस्से में आप अपने महाविद्यालय अथवा जो रिसर्च का जो सेंटर है उसका नाम और विश्वविद्यालय का नाम देंगे। तो मुख्य पृष्ठ अत्यंत आकर्षक होना चाहिए और उसमें जो मूलभूत जानकारियां हैं, जो अन्य शोधार्थियों से या जो पीएचडी कर चुके हैं आपके मित्र या आपके जो सुपरवाइजर हैं, वो सब इस संबंध में आपको सहायता प्रदान करेंगे। अब अंदर के जो पृष्ठ हैं उनमें किन किन बिंदुओं पर आपके द्वारा सूचना संप्रेषित की जानी है। इसमें पहला जो बिंदु है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत संक्षेप में, सटीक रूप में, प्रवाह के साथ आप अपने शोध के विषय की संक्षिप्त में भूमिका देंगे। आपने विषय क्यों चयन किया और इस विषय के संबंध में आप किस तरीके का शोध कार्य करने जा रहे हैं, ये सारी सूचनाएं संक्षेप में आपको देनी हैं। लगभग एक पृष्ठ टाइप का हो तो सही रहेगा। दूसरा जो बिंदु है वह है शोध कार्य का औचित्य, यानी शोध जो करने जा रहे हैं उसका क्या जस्टिफिकेशन है। इसमें 3-4 बिंदुओं पर आप चर्चा करेंगे, क्यों, कब और कैसे। इन बिंदुओं पर आपको इस संबंध में अपनी व्याख्या देनी है, एक इफेक्टिव तरीके से अपने तथ्यों को प्रस्तुत करना है। तीसरा बिंदु है वह है साहित्य का पुनरावलोकन। पिछले वीडियो लेक्चर में इसकी गंभीरता पर, इसके महत्व पर मैंने चर्चा की थी। शोध प्रारूप में संबंधित साहित्य का अवलोकन, इस विषय के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दे रहा हूं। आपको यह कार्य करना होगा कि लगभग 5 से 6 वर्ष, अर्थात 2020 में यह शोध प्रारूप तैयार कर रहे हैं तो 2014-15 तक के जो ग्रंथ, जो पुस्तक या जो शोध कार्य हुए हैं उनका ब्यौरा आप इसमें देंगे, और क्रोनोलॉजिकली, कालक्रम के अनुसार, जो सबसे पुराना है उसको सबसे पहले और उसके बाद सबसे अंत में जो सबसे आधुनिक, जो सबसे 2020 का कोई प्रकाशन है, 2019 का प्रकाशन है, वो सबसे अंत में देंगे।
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट साहित्य के पुनरावलोकन में जिन पुस्तकों का, जिन ग्रंथों का आप विवरण देंगे, उनको किस प्रकार से आपको प्रस्तुत करना है, ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि रिसर्च रजिस्ट्रेशन कमेटी के जो विशेषज्ञ आएंगे वो सारे बिंदुओं पर आपसे गंभीरता से प्रश्न करेंगे और आपको डिफेंड करना होगा। तो कहीं इस तरीके की कोई गलती न रह जाए जो आपको बहुत महंगी पड़े। तो इन बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी होगी आपके जब वाइवा होगा उसमें। फिर साहित्य के पुनरावलोकन में जो एक अन्य बात ध्यान रखनी है कि उसमें जो पुस्तक के बारे में सूचना देंगे आप, उसकी जानकारी में उसके विषय, उसकी कथावस्तु, उसके शैली, उसकी भाषा और अंत में उस ग्रंथ में या उस पुस्तक में या उस शोध प्रबंध में जो मूल बात है वो क्या है और आप उससे अलग क्या करना चाहते हैं, उस पर आपको एक आलोचनात्मक ढंग से अपनी टिप्पणी भी लिखनी होगी। केवल इतना ही लिख देने से काम नहीं चलेगा कि आपने लेखक का नाम लिखा, प्रकाशन वर्ष लिखा, प्रकाशक का नाम लिखा और 2, 3, 4 पंक्तियों में पुस्तक के बारे में आपने संक्षेप में सूचना दे दी। आपको साहित्य के पुनरावलोकन करते समय उस ग्रंथ को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद उसमें महत्वपूर्ण बातें जो हैं उनका संक्षेप में वर्णन करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि संबंधित साहित्य के पुनरावलोकन के माध्यम से ही आप यह प्रूव करना चाहेंगे, यह स्थापित करना चाहेंगे कि जो कार्य पहले हुआ है, जो लेखन कार्य हुआ है, शोध कार्य हुआ है, उससे अलग कुछ आप करना चाहते हैं। संबंधित साहित्य के पुनरावलोकन के बाद जो अगला बिंदु है जिस पर आपको शोध प्रारूप में कुछ लिखना है वो है परिकल्पना निर्माण। परिकल्पना क्या है? शोध के विषय से संबंधित निष्कर्ष का कोई अनुमान लगाना, उसकी कल्पना करना, उसके निष्कर्ष के बारे में अभी से कुछ परिकल्पना करना, संभावित जो निष्कर्ष है उसके बारे में आप शोध परिकल्पना में चर्चा करेंगे और 4-5 बिंदु इसके आप देंगे कि आप के द्वारा जो शोध कार्य प्रस्तावित है उसमें आप कुछ ना कुछ एक संभावित निष्कर्ष निकालना चाहेंगे। वो सारे बिंदुओं पर आपके द्वारा इस शोध परिकल्पना में प्रकाश डाला जाना चाहिए। शोध परिकल्पना कितने प्रकार की होती है इस विषय पर चर्चा करने की उसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शोध प्रारूप बहुत लंबा नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि इतना समय नहीं है रजिस्ट्रेशन कमेटी के सामने कि आपने बहुत जो चीजें या जो सामग्री या जो सूचना आवश्यक नहीं है फिर भी उन चीजों को आप पृष्ठ संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी, ये नेगेटिव आपके लिए मार्किंग होगी। तो इसीलिए सटीक जानकारी दीजिए, स्पष्ट जानकारी दीजिए और जो वांछित जानकारी है उसका ही उल्लेख करेंगे आप अपने शोध प्रारूप में। अब जो अगला बिंदु है वह है आपके शोध कार्य का उद्देश्य क्या है। 4-5 बिंदुओं पर आप अपने शोध कार्य के बारे में लिखेंगे कि मैं शोध कार्य क्यों करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कुछ नया क्या निकालूंगा। इन सब बातों की चर्चा संक्षेप में आप इस बिंदु में करेंगे। अगला जो बिंदु है वह है कौन सी तकनीक आप अपने शोध कार्य में प्रयुक्त करेंगे। ऐतिहासिक विधि है, परंपरागत विधि है, वैज्ञानिक विधि है, कौन सी विधि आप चयन करेंगे। यदि आप सामाजिक विज्ञान के हैं
शोधार्थी, तो आपके लिए जो विधि का चयन होगा वो अलग होगा। यदि कोई विज्ञान का विषय का शोधार्थी है, उसके द्वारा जो टेक्निक प्रयुक्त की जाएगी वो अलग होगी। क्यों? कि आपके तथ्य अलग होंगे, उनके तथ्य अलग होंगे, उनके डाटा अलग होंगे, उनके कलेक्शन का तरीका अलग होगा, उनके एनालिसिस का तरीका अलग होगा। तो एक कोई सेट या जर्नल फॉर्मेट नहीं है कि हर शोधार्थी अपने शोध प्रविधि को या शोध प्रारूप को एक ढंग से लिखेगा। अपने विषय के अनुसार आप अपनी जानकारी शोध प्रारूप में देंगे। फिर अगला जो बिंदु है जिस पर आप चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं आपको अभी आउटलाइन बता रहा हूं और फिर विस्तृत चर्चा इस अंक में और फिर अगले अंक में करूंगा। जो अगला जो विषय है या अगला जो बिंदु है जिस पर आप अपने शोध प्रारूप में चर्चा करेंगे, वह है शोध का व्यापकता या स्कोप एंड लिमिटेशन, यानी सीमांकन। कि आपका शोध का जो विषय है उसका क्षेत्र क्या है। कहीं बहुत बड़ा क्षेत्र तो नहीं है, बहुत लंबा क्षेत्र तो नहीं है, और आपके शोध कार्य की सीमा क्या होगी, इसके बारे में आप जरूर लिखेंगे। अगला जो बिंदु है वो है प्रस्तावित अध्यायों के बारे में जानकारी देना। आप एक चैप्टराइजेशन करेंगे और आप उन चैप्टराइजेशन को 6 या 7 या 8 अलग अलग भागों में बांटेंगे, जिसमें आप अपने शोध प्रबंध का जो पूरा लेखा जोखा है, जो पूरा उसके बारे में वर्णन है, उनको अध्यायीकरण के द्वारा आप प्रस्तुत करेंगे या करने जा रहे हैं। और अंत में आप संदर्भ ग्रंथ सूची देंगे। संदर्भ ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी। इस प्रकार शोध के प्रारूप का जो एक क्रम है उसके बारे में मैंने अभी आपसे प्रारंभिक रूप से चर्चा की है। इस वीडियो लेक्चर के अंक में मैं प्रथम 3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पहला है प्रस्तावना। उससे पूर्व जो शीर्षक है उस पर भी मैं कुछ चर्चा करना आपसे चाहता हूं। आपके द्वारा जो शोध का विषय या शीर्षक चुना गया है उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, उसकी भी कुछ मान्यताएं हैं, उस पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। आपका शोध विषय या शीर्षक न तो बहुत लंबा हो न बहुत छोटा हो, बोधगम्य हो, सरल हो, सहज हो, आई कैचिंग हो, और जब उसको कोई पढ़े तो उससे लगे कुछ वो संप्रेषित करने की चेष्टा करता है, कुछ नयापन दिखाई देना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में अवश्य रखना है कि शोध का विषय आपके द्वारा जो लिखा गया है वो क्लिष्ट नहीं होना चाहिए। उसमें व्याकरण के ऐसे शब्द आप प्रयोग न करें जो एक सामान्य व्यक्ति को समझ में ना आए। जो भाषा है उसमें प्रयुक्त की गई, जो लैंग्वेज यूज की गई है, वो बहुत सरल होनी चाहिए और वो संप्रेषित करे जो आपका विषय कहना चाहता है। ये शोध के विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी होगी। प्रस्तावना, पहला जो घटक अंग है वो है प्रस्तावना। इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर आप इधर उधर की बातों का कोई जिक्र न करें। इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपको पृष्ठ बढ़ाने नहीं है। एक अच्छी सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल या शोध प्रारूप वह होता है जो टू द पॉइंट होता है, जिसमें जो बातें कही गई हैं उनको अच्छी तरीके से रिसर्च रजिस्ट्रेशन कमेटी के सम्मुख डिफेंड किया जा सकेगा, और हर जो बिंदु जिसमें आपने चर्चा की है, जिस पर प्रकाश डाला है, उसका कोई महत्व होता है। उस महत्व को भी आपको जानना होगा। और मैं आपसे सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप
स्वाध्याय अवश्य कीजिए। कम से कम 25, 30, 40 जो सिनॉप्सिस है उनका अवलोकन विषयवार करिए। हिंदी का जो शोधार्थी है वो हिंदी में किस तरीके से शोध के प्रारूप को लिखना है उसके बारे में जानकारी ग्रहण करें। कोई विज्ञान का शोधार्थी है वो उससे विषय संबंधित जो सिनॉप्सिस है उसको कहे, उसको पढ़े, उसको समझे कि कौन से बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाना है, किन चीजों को हमें अवॉइड करना है, किन चीजों की हमें पुनरावृत्ति नहीं करनी है बार बार। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक तकनीकी रूप से, व्यवहारिक रूप से और एक अच्छे शोध के प्रारूप के लिए आवश्यक है। उन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। शोध का प्रारूप या जो आपका रिसर्च प्रपोजल है, जब आपका शोध कार्य से संबंधित जो पहला चरण है वो है रिसर्च रजिस्ट्रेशन कमेटी के द्वारा आपका लिया गया वाइवा। इसमें 3 संभावनाएं। पहला, आपका जो शोध प्रारूप है उसे स्वीकृत किया जाए, अर्थात जो शोध का विषय है उसे वो स्वीकृत कर दे और आप शोध कार्य प्रारंभ कर देंगे। दूसरी जो संभावना है वो ये है कि आपके शोध विषय को या तो संशोधित किया जाए या आपके अध्यायीकरण में कुछ परिवर्तन किया जाए और पुनः एक बार आपको रिवाइज यानी संशोधित जो शोध प्रारूप है, सिनॉप्सिस है, वो आपको रिसर्च रजिस्ट्रेशन कमेटी के सम्मुख रखनी होगी। और तीसरी जो संभावना वो ये है कि शोध प्रारूप को सिरे से अस्वीकृत कर दे रजिस्ट्रेशन कमेटी। इन 3 जो संभावनाएं हैं इनके बारे में आपको बहुत गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि शोध प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से, व्यवहारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और जो शोधार्थी गंभीर नहीं है, मैं उनसे एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं कि विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आपको रिव्यू ऑफ द लिटरेचर और जितने तकनीकी पक्ष हैं शोध प्रारूप के, उन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। प्रस्तावना के बाद शोध का औचित्य। आपको इधर उधर की बातें शोध के औचित्य में नहीं लिखनी है। संक्षेप में कुछ पॉइंट्स में आपको लिखना है कि मैं क्यों इस शोध के विषय पर काम करना चाहता हूं, मैं क्या निकाल कर लाऊंगा, कितने समय में लाऊंगा और मेरे शोध कार्य का अकादमिक या शोध के क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या योगदान होगा। इस विषय पर आप इस घटक में आप प्रकाश डालेंगे। तीसरा जो बिंदु है वो है, जैसा अभी चर्चा की है, साहित्य का पुनरावलोकन। इसके बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपसे चर्चा की थी और इस वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत सी तकनीकी जानकारी, व्यवहारिक जानकारी आपको संबंधित साहित्य के अवलोकन से संबंधित दी हैं। इनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिसर्च रजिस्ट्रेशन कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो इन्हीं सब बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे और आप यदि अपनी बातों को या जो आपने रिसर्च प्रपोजल में लिखा है अगर आप सही तरीके से उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो आपके सामने एक संकट पैदा हो जाएगा। तो इन सब चीजों को गंभीरता से लेना है। इन 3 बिंदुओं का जो पहले है उनका मैंने अभी जिक्र किया है और अगले वीडियो लेक्चर में मैं जो आने वाले जो बिंदु हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपसे इंट्रोडक्शन है वो दिया है, आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं अन्य बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि यदि आप शोध प्रारूप को बनाते समय मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर में बताई हुई जानकारी और उससे संबंधित तकनीकी बिंदुओं पर यदि ध्यान देंगे तो आपका शोध प्रारूप मौलिक होगा, उत्कृष्ट होगा और आप रजिस्ट्रेशन कमेटी के सम्मुख अपने शोध के विषय को और अपने शोध प्रारूप को डिफेंड कर पाएंगे। इसी आशा के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं अगले अंक में
शोध प्रारूप कैसे लिखा जाए के दूसरे भाग को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।